तो हेलो दोस्तों, एक अन्य महत्वपूर्ण कमेंटेटर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर ग्रेनविल ऑस्टिन को पढ़ते हैं। इनका टाइम पीरियड 1927 से 2014 तक रहा। एक बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है आपके लिए, उसको समझिएगा। ग्रेनविल ऑस्टिन, तो अगर इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस आप पढ़ते हैं तो आपको ग्रेनविल ऑस्टिन को पढ़ना ही पड़ेगा। तो एक प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार व भारतीय संविधान के शिखर विशेषज्ञ थे ये। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से आधुनिक भारतीय इतिहास में डायरेक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। भारतीय संविधान की प्रक्रिया और कार्यों का उल्लेख योगदान के लिए इन्हें वर्ष 2011 में भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनकी पुस्तकें हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोलन कॉर्नर स्टोर ऑफ कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, 1966 में आती है पुस्तक ये। वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कोलन इंडियन एक्सपीरियंस, 1999 में पुस्तक आती है। फिर रिट्रीविंग टाइम्स 2008 में आती है। ग्रेनविल ऑस्टिन की प्रसिद्ध पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोलन द कॉर्नर ऑफ अ नेशन। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय संविधान सभा, संविधान निर्माण, भारतीय राजनीतिक प्रणाली की व्याख्या की है। इसी पुस्तक प्रथम अध्याय में संविधान सभा कोलन बीज से वृक्ष की ओर में उन्होंने संविधान सभा को भारत का एक सूक्ष्म चित्र, इंडिया इन माइक्रोकॉस्म कहा है। एक सूक्ष्म चित्र कहा है। भारत की जो संविधान सभा है को भारत का एक सूक्ष्म चित्र कहा है। ऑस्टिन के अनुसार संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा थी। भारतीय संविधान जो सभा थी, भारतीय संविधान सभा एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। एक दलीय देश यानी कि कांग्रेस केवल एक दल था, में एक दलीय निकाय थी, यानी कि केवल उसमें कांग्रेस के अधिकतर लोग थे। संविधान सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही संविधान सभा थी। कांग्रेस ही भारत थी और भारत ही कांग्रेस थी। ऐसी बातें, ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें ये करते हैं, क्योंकि उस समय कांग्रेस ही भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो भारत ही कांग्रेस था और कांग्रेस ही भारत थी। जैसे कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, ऐसा लगाया जाता था पहले। हालांकि वो तो एक प्रकार से संयुक्ति थी, लेकिन ठीक है, ये ऐसा ये बोलते हैं। घनिष्ठ त्रिकोण संविधान सभा, कांग्रेस व सरकार, केंद्र व प्रांतों की यूँ तो अलग अलग निकाय थे, पर ये तीनों आपस में मिले हुए थे। क्यों? क्योंकि संविधान सभा में ही कांग्रेस के लोग थे और सरकार में भी कांग्रेस के लोग, तो अंतर था नहीं कुछ। इसमें सदस्यों की ओवरलैपिंग थी तथा तीनों आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित थे। कांग्रेस का वर्चस्व संविधान सभा में भी था और सरकार में भी था। संविधान सभा में नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद की महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर ऑस्टिन ने इनकी संयुक्त छवि को अल्पतंत्र ओलिगैर्की की संज्ञा दी। ऑस्टिन के अनुसार कांग्रेस कभी गांधीवादी नहीं थी। इसका कारण यह है कि गांधी जहां राम राज्य व ग्राम स्वराज के रूप में राज्य शक्ति को कम करना चाहते थे, वहीं कांग्रेस के अधिकांश नेता राज्य शक्ति को जन कल्याण का माध्यम मानते थे। इसलिए समाजवादी लोकतंत्र का रास्ता अपनाया गया। ऑस्टिन को भारत संविधान का बायोग्राफर, जीवनीकार कहा जाता है। ऑस्टिन का कहना है कि भारत का संविधान एक सामाजिक दस्तावेज, सोशल डॉक्यूमेंट है तथा मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व संविधान की अंतरात्मा कंसाइंस है। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के यानी सोशल रिवोल्यूशन के वाहक हैं, जिन्हें मानवीय सामाजिक पहलू से प्राप्त किया जाएगा। ऑस्टिन विधायिका समन्वयकारी भूमिका, यानी संविधान निर्माताओं ने संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि वे संसद को ज्यादा शक्ति देना चाहते थे। कार्यपालिका ये लोकतंत्र की शक्ति को इंगित करती है। न्यायपालिका सामाजिक क्रांति की वाहक। अच्छा, न्यायपालिका सामाजिक क्रांति की वाहक कैसे हो गई? तो बेसिकली जो भी सोशल चेंज भारत में 1951 के बाद हुए हैं, ज़्यादातर बड़े बड़े जो सोशल चेंज हुए, जैसे 1973 में केशवानंद भारती केस आया, फिर 3 जजेस केसेस हुए, है ना, जो एक प्रकार से आरक्षण के ऊपर जो मुद्दा था, इंदिरा साहनी केस, तो ये एक सोशल क्रांति की है न्यायपालिका ने। अभी भी जो सोशल एक्टिविज्म है, PIL का केस वगैरह है, तो ये एक सामाजिक क्रांति के उदाहरण हैं। सामाजिक जो संविधान निर्माता न्यायपालिका को अत्यधिक स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता देना चाहते थे, इसलिए संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। भाषा के मुद्दे में उन्होंने एक आधा अधूरा समझौता कहा है भारतीय संविधान। तो भारतीय संघ एक सौहार्दपूर्ण संघ, केवल यूनियन सहयोगी संघ था ये। भारत केवल नई दिल्ली ही नहीं है, बल्कि राज्यों की राजधानी भी है। राज्य केंद्रीय सहायता की आकांक्षा रखते हैं, जो केंद्र पूरी करता है। राज्यों के सहयोग के बिना संघ बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सकता है।
राज्यों की सहायता के बिना केंद्र अपनी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर सकता है। इस प्रकार राज्य धन के लिए केंद्र पर व केंद्र योजना क्रियान्वयन के लिए राज्यों पर निर्भर है। दोनों की इसी अंतर्निर्भरता के कारण सहयोगी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। भारत की आज़ादी के बाद शुरुआत अच्छी नहीं रही। जनता आंदोलन केवल शक्ति हस्तांतरण का आंदोलन बनकर रह गया। ऑस्टिन ने सामाजिक क्रांति के 3 विकल्प बताए हैं जो भारतीय संविधान में है। पहला गांधीवाद, दूसरा समाजवाद जो कि डीपीएसपी में है, और उदारवाद जो कि मूल अधिकारों में दिखाई देता है। तो ऑस्टिन ने संविधान सभा की कार्यप्रणाली की 3 विशेषताएं बताई। सर्वसम्मति पर आधारित निर्णय प्रक्रिया, दूसरा सामंजस्य का सिद्धांत, उदाहरण के लिए एकात्मक एवं संघात्मक व्यवस्था का समन्वय, लचीलेपन एवं कठोरता का समन्वय, चयन एवं समायोजन का हुनर, विभिन्न देशों के संविधानों से चयन किया गया है। ऑस्टिन के प्रसिद्ध कथन कौन कौन से हैं? संविधान सभा ही कांग्रेस व कांग्रेस ही भारत है। कांग्रेस कभी गांधीवादी नहीं थी। भाषा का मुद्दा एक आधा अधूरा समझौता था। भारत एक सौहार्दपूर्ण एवं केवल संघ है। जनता आंदोलन केवल शक्ति हस्तांतरण आंदोलन था। भारतीय संविधान नया धर्मशास्त्र व पारसमणि है। आपातकाल 1975-76 में लगा। तो यूएसए के मैकार्थी युग से इसकी तुलना की गई। मैकार्थी युग हमने पढ़ा है शीत युद्ध में, बेसिकली इसको पढ़ेंगे। जहाँ पर मैकार्थी युग क्या था, शीत युद्ध में बेसिकली क्या हुआ था कि जो मैकार्थी थे ये एक प्रकार से जो वहाँ की सीनेट थी, वहाँ के सदस्य थे, सीनेट के सदस्य थे, तो इन्होंने एक प्रकार से जो अमेरिकन नागरिक थे उनकी स्वतंत्रताओं पर एक प्रकार से स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया था। किसके नाम पर? राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर। और एक प्रकार से जो आक्रमण हुए 1911 के बाद, या एक प्रकार से मतलब जो अमेरिकी लोग हैं उनकी स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया गया मैकार्थी युग में, ये याद रखिए। केशवानंद भारतीवाद 1973 में आता है। रथ के 2 पहियों की तरह था जो संसद व न्यायपालिका की शक्ति में समन्वय स्थापित करता है। भारतीय संविधान एक सामाजिक दस्तावेज है। संविधान की सफलता का श्रेय भारत की जनता को जाता है, हम भारत के लोगों को जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इतनी खामियों के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका की शक्तियों, मूल अधिकारों और संसद की शक्तियों को चोट नहीं पहुंची है। भारत में जाति स्थानीय स्तर पर निर्णय निर्माण को उसी प्रकार प्रभावित करती जैसे दबाव समूह। उदार प्रजातांत्रिक संविधान भारत को आदिम कालीन ग्रामीण व्यवस्था से बाहर आकर वैज्ञानिक एवं नियोजित कृषि एवं औद्योगिक व्यवस्था में ले जाएगा। उदार प्रजातांत्रिक संविधान। फिर उपेंद्र बख्शी ने अपनी पुस्तक द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस में ऑस्टिन के योगदान का वर्णन किया। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये ऑस्टिन खत्म होते हैं। तो अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। ये बहुत ही छोटा वीडियो था। एक और छोटा वीडियो आएगा जहाँ पर हम लोग सीपी भाभरी के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया को लेके, तो इनके बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वो भी लगभग 5-6 मिनट का वीडियो होगा नेक्स्ट वाला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।